अभी आपने देखा कि मैरीटाइम एक्सपो का कराची में इफ्ताह हो गया है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने किया, लेकिन इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो बात आजकल हो रही है बहुत अरसे से हो रही है, बल्कि आजकल नहीं हो रही, वो है कि किस तरीके से पाकिस्तान ब्लू इकॉनमी के फ़वाइद हासिल कर सकता है। इतने अनटैप रिसोर्स हैं, इसमें माइंस एंड मिनरल्स हैं और फिशरी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या वजह है? इसके बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, अब तक सॉर्ट आउट नहीं हो रहे। कितनी कामयाबी हुई, क्या करने की ज़रूरत है, इसके लिए दावत दी आज हमने। अहमद सईद वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के। जी अहमद सईद साहब, सबसे बड़ी बात तो इस हवाले से यही है कि बहुत हम सुनते हैं कि पाकिस्तान में कंस्टेंट्स हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन के, सेक्टर बड़े कम रह गए हैं, रेवेन्यू गवर्नमेंट का मिल नहीं रहा, गवर्नमेंट सेक्टर वैसे ही चौक हो गया है, प्राइवेट सेक्टर को जितना कुछ करना चाहिए वो नहीं कर रहा। लेकिन एक नया ये जो आता है जो ब्लू इकॉनमी के हवाले से बहुत पोटेंशियल है इसका, लेकिन इस पर $1 बिलियन की बात होती है कि आसानी के साथ मिल सकता है, प्रोवाइडेड का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जो इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, वो हल कर लिए जाए। तो आपकी नज़र में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और आपके ख़्याल में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट तो फैसिलिटेट कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर किस तरह आगे आ सकता है? जी शुक्रिया। आई थिंक आपने बड़ा अच्छा इसको इंट्रो दिया और उसके अंदर ये तमाम बातें आपने उसके अंदर डाल दी हैं। आप जो सबसे बड़ा आपका सवाल ये कि सबसे बड़ा इसमें इम्पेडिमेंट क्या है, या आप कह लें कि चैलेंज क्या है। सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल विल का है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होती, पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप के इदराक में ये चीज़ नहीं आती कि हमने अपने मंशूर में इन चीज़ों को डालना है, वहाँ से फिर जब वो लेजिस्लेटर बनते हैं तो उन चीज़ों को लेजिस्लेट करें। जब लेजिस्लेट करेंगे तो पॉलिसीज़ बनेंगी, पॉलिसी से स्ट्रेटजीज़, और उसके बाद आपके एनवायरनमेंट वो बनेगा जिसमें कि इन्वेस्टर जो है उसको इंसेंटिव मिलेंगे, जिनकी आपने अपने इंट्रो में बात की थी। तो ओवरऑल तकरीबन ये हमारा डेफिसिट जो बहुत बड़ा है, ये इधर से स्टार्ट होता है। अब बॉटम टॉप अगर हम देखते हैं तो इन्वेस्टर तो रेडी है, उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल भी है, लेकिन वो जो चीज़ें मांग रहा है वो आपसे सीधी-सीधी 4-5 चीज़ें मांगता है। वो ये कहता है कि हमारे पास मैरीटाइम डोमेन में जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी कैपिटल इंटेंसिव होती है, तो इसलिए उसको पॉलिसीज़ को आपको तकरीबन 20 से 25 साल मिनिमम सस्टेनेबल होनी चाहिए ताकि इन्वेस्टर इसमें आए। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ-साथ आपका ख्याल है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी बननी चाहिए ताकि एक गवर्नमेंट आए और उसके बाद पिछली गवर्नमेंट ने जो किया उसको अंडू ना कर दिया जाए? जी बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखें, अगर एक शिपिंग कंपनी आती है, वो आपके पास 10-12 शिप लेके आती है और 5 साल के बाद आप कहेंगे कि जी पॉलिसी चेंज हो गई है, तो वो उसका बहुत बड़ा कैपिटल लॉस हो जाता। तो इसलिए जितनी भी चीज़ें हैं, तकरीबन 40 के करीब इसकी मुख्तलिफ जहतें हैं ब्लू इकोनॉमी की, तो उन सब के अंदर कैपिटल इंटेंसिव है। तो पॉलिसीज़ की सस्टेनेबिलिटी सबसे पहला एलिमेंट है। और इसके पॉलिसी के साथ साथ जो सेक्टर्स हैं अहमद साहब, जिसमें फ़िशरीज़ के बारे में कहा जाता है, ये बहुत अरसे से है। पहले जो कहते हैं रेडीमेड किस्म की एक चीज़ है वो फ़िशरीज़ है। इसके हवाले से हम इतने कम्पिटिटिव क्यों नहीं हो सके? कोई पैकेजिंग का मसला है, कोई इसमें क्वालिटी कंट्रोल सही नहीं है? आपको क्या लगता है कि यहाँ से जो कहा जाता है कि अच्छा खासा रेवेन्यू $600-700 मिलियन कमाया जा सकता है, लेकिन नहीं मिलता पाकिस्तान को, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया कि जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट है। तो अभी इस वक्त तो हम तकरीबन इससे नियरली 500 मिलियन कमा रहे हैं, जबकि इसका पोटेंशियल इस वक्त अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को और जो गवर्नेंस मैकेनिज़म्स हैं सी के ऊपर, उनको अगर हम सीधा कर लें, तो हमारे पास 3 से 4 बिलियन आना शुरू हो जाएगा इसी से। और उसके बाद अगर हम इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी ले लेते हैं, जिसमें कि इंटरनेशनल मार्केटिंग की टेक्निक्स हैं, उसमें हफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के तहत इनकी पैकिंग के सिलसिले हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन है, वो तमाम चीज़ें अगर हम करेंगे तो ये हमारी 8 से 10 बिलियन पे यही सिर्फ इंडस्ट्री जा सकती है। और ये हम नहीं कह रहे, ये तो बाहर जितने ममालिक हैं, जो वियतनाम है और बाकी ममालिक हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने 30 से 35 साल में अपना ये टर्नओवर बढ़ाया है। तो ये फिशरी के बारे में तकरीबन ये सारा कुछ करने की ज़रूरत होगी। वो जिस तरीके से कोस्टल टूरिज़म है जी, उसको डेवलप करने की ज़रूरत है अहमद साहब। कहा जाता है कि तकरीबन 1100 किलोमीटर का हमारे पास ये कोस्टल लाइन है, बड़ी खूबसूरत है। सारी दुनिया इसमें इस फील्ड में आ गई है। बेशुमार लोग जो है ना, जिनके पास छोटे छोटे से समंदर और दरिया भी हैं, पास से गुजरते हैं, उन्होंने इस पे लोगों को सहूलतें दी हैं। लोग टूरिस्ट आए हैं, बेतहाशा लोग अर्न करते हैं फॉरेन एक्सचेंज। तो हमारे यहाँ इसमें क्या कोताही नज़र आती है? आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी की इश्यूज़ हैं, या गवर्नमेंट
हमेशा की तरह हम देखते हैं फोकस सही नहीं है गवर्नमेंट का? पहली चीज़ तो जैसे मैरीटाइम सेक्टर में जैसे टूरिज़्म की आपने बात की, तो इसमें गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत खुद नहीं है। इसमें सिर्फ़ ये दो चार बड़ी-बड़ी चीज़ें जैसे हमने पहले बात की, आपने भी उन्हीं का ज़िक्र किया कि एक तो ओवरऑल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है, फिर सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद हमारी जो रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स है, उनका इफ़ेक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है। और ये 3-4 चीज़ें अगर हम कर लें जो कि इंटरनेशनली बाकी सब कंट्रीज़ कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख़्याल कि हमारा ये जो सेक्टर है, ये भी तकरीबन 4 से 5 बिलियन इफ़ेक्टिवली हमें प्रोवाइड कर सकता है। जी अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोफाउंड आपने बैकग्राउंड इसकी थोड़े से वक्त में बता दिया, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।